हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ईटीपी स्टार। आई एम प्रिया गौतम, योर फिजिक्स फैकल्टी। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं महाराष्ट्र स्टेट के पीवाईक्यूज एनटीएससी के लिए। ठीक है, एनटीएससी स्टेज 1 के महाराष्ट्र स्टेज के पीवाईक्यू। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर मैच द कॉलम्स है, कॉलम्स को मैच करना है। इधर देखो, मोशन ऑफ अर्थ, सबसे पहला मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, कि जो सन अर्थ के चक्कर लगा रहा है वो किस फोर्स की वजह से लगा रहा है। तो यहाँ पर देखो फोर्थ ऑप्शन है, तो ग्रेविटेशन फोर्स क्या दे रहा है उसको, सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी वजह से सन अर्थ के चारों तरफ, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, सन के चारों ओर अर्थ चक्कर लगा रही है, जिसकी वजह से सन के चारों ओर अर्थ चक्कर लगा रही है, क्योंकि उसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स से। ठीक है, तो यहाँ पर ए का कौन सा हो जाएगा, ए का जो मैच हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड। ठीक है, नाउ सेकंड, मोशन ऑफ स्ट्रिंग टाइड ऑफ अ स्ट्रिंग एंड विल्ड इन अ सर्कल। ठीक है, यानी स्टोन को अपन स्ट्रिंग से टाइट करके उसको ऐसे अगर घुमा रहे हैं सर्कल में, तो सर्कुलर पाथ में घूम रही है, तो जो स्ट्रिंग की टेंशन फोर्स है वो उसको क्या दे रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स दे रही है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फोर्थ। तो बी के लिए कौन सा हो जाएगा, बी के लिए हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, और ए के लिए थर्ड है। नाउ सी, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। तो कौन से फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है, न्यूक्लियर फोर्स की वजह से। कौन से फोर्स की वजह से, न्यूक्लियर फोर्स की वजह से। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी के लिए फर्स्ट। नाउ लास्ट, मोशन ऑफ ब्लेड्स ऑफ फैन, हमारा जो सीलिंग फैन होता है उसका जो मोशन है, सर्कुलर मोशन, वो किसकी वजह से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से। किसकी वजह से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से। तो डी के लिए कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पर, डी के लिए सेकंड, डी के लिए सेकंड, सी के लिए फर्स्ट, बी के लिए फोर्थ, ए के लिए थर्ड। फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलास्टिक एनर्जी। वी नो दैट केमिकल एनर्जी। ठीक है, जितने भी केमिकल्स होते हैं उनसे क्या बनती है, हीट एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो हीट एनर्जी किससे मिलती है, केमिकल से। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नाउ इफ मास ऑफ अ प्लेनेट इज 25 टाइम्स मास ऑफ अर्थ एंड द रेडियस ऑफ द प्लेनेट इज 125 टाइम्स रेडियस ऑफ द अर्थ, देन द एस्केप वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द प्लैनेट VP प्लैनेट पर जो एस्केप वेलोसिटी होगी इस टाइम्स ऑफ एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ। मतलब अगर हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि प्लैनेट एस्केप वेलोसिटी ऑन अ प्लैनेट डिवाइडेड बाय एस्केप वेलोसिटी ऑन अ अर्थ। ठीक है, तो जो अर्थ पे एस्केप वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है, जो अर्थ पे एस्केप वेलोसिटी होती है वो होती है VE इज इक्वल टू अंडर रूट 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी मास ऑफ अर्थ, रेडियस 2m डिवाइडेड बाय r, 2m डिवाइडेड बाय r इंटू g। ठीक है, 2gm/r। वैसे तो क्या होती है, एस्केप वेलोसिटी होती है अंडर रूट 2gm/r। अब मास ऑफ अर्थ, मास रेडियस ऑफ अर्थ, तो यहाँ पे मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ हम ही लिख देंगे, थोड़ा इसको प्रॉपर लिख देते हैं। 2g मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, ये तो v आ गया। अब प्लेनेट पे अगर हमें निकालनी है एस्केप वेलोसिटी, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, उसके लिए हम क्या लिखेंगे, 2 तो सेम रहेगा। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यूनिवर्स में सब जगह सेम ही रहता है, क्योंकि यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू हर जगह सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी। तो किसी भी प्लैनेट पे आप चले जाओ, ग्रेविटेशनल जो कांस्टेंट है वो सेम रहेगा। कितना रहेगा, विच इज g। ठीक है, मास ऑफ अर्थ की जगह यहां पर क्या आएगा, मास ऑफ प्लैनेट MP डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ की जगह क्या आएगा, रेडियस ऑफ प्लैनेट। ठीक है, अब यहां पर देखो हमें दिया हुआ है कि जो मास ऑफ प्लैनेट है, वो 25 टाइम्स है मास ऑफ अर्थ के। यानी कि क्या दिया हुआ है, मास ऑफ प्लैनेट इज इक्वल टू 25 टाइम्स ऑफ मास ऑफ अर्थ। और क्या दिया हुआ है, रेडियस ऑफ प्लैनेट इज 125 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ। यानी कि रेडियस ऑफ प्लैनेट इज इक्वल टू 125 टाइम रेडियस ऑफ अर्थ।
ठीक है, तो ये वाली वैल्यूज यहां पर पुट कर दो। ठीक है, क्या आ जाएगा यहां से, हमें क्या मिल जाएगा, 2g तो वैसा का वैसा रहेगा, mp की जगह क्या लिख दूं मैं, 25 me डिवाइडेड बाय rp की जगह क्या लिख दूं, 125 re, 125 re। ठीक है, इस 25 को बाहर लेके आओगे अंडर रूट से तो 5 मिलेगा। देखना ध्यान से, हमें टाइम का भी ध्यान रखना है कि कम टाइम में करना है। तो 25 को बाहर लेके आ जाओगे तो 5 मिल जाएगा, 125 को बाहर लेके आ जाओगे तो 5√5 मिलेगा। कितना मिलेगा, 5√5। अब अंदर क्या बचा, 2g me डिवाइडेड बाय re। अब क्या ये पूरा का पूरा टर्म को हम एस्केप वेलोसिटी ऑन अर्थ लिख सकते हैं? बिल्कुल, देखो 2g me डिवाइडेड बाय re अंडर रूट 2g me डिवाइडेड बाय re का अंडर रूट, तो क्या ये पूरी टर्म क्या बन जाएगी, ve बन जाएगी। ठीक है, तो इस पूरी टर्म को क्या लिख देती हूं मैं, ve लिख देती हूं। तो यहां से vp बाय अगले इस पे करते हैं, तो vp इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 5√5। कितना मिल गया मुझे, देखो यहां से कितनी हो गई ये टर्म पूरी, ve हो गई। ठीक है, तो ve यहां पर लिख दो। ठीक है, ve यहां पर लिख दो। ठीक है, अब 5 से 5 कट गया तो vp, और ve को इधर लेके आ जाओ, तो vp बाय ve कितना हो गया, 1/√5। और यही हमें क्या करना था, फाइंड करना था। तो 1/√5 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, 1/√5 फर्स्ट ऑप्शन में आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट, इक्वल मासेस ऑफ आयरन, वाटर, एल्यूमिनियम एंड मर्करी एट द सेम इनिशियल टेम्परेचर इज हीटेड यूनिफॉर्म फॉर 5 मिनट्स। ठीक है, पांचों को 5 मिनट के लिए यूनिफॉर्मली गर्म कर दिया। ठीक है, इफ द टेम्परेचर्स ऑब्टेन्ड आर, थोड़े टाइम बाद जब हमने टेम्परेचर देखे तो मरकरी का था T1, एल्यूमिनियम का था T2, वाटर का था T3 और आयरन का था T4। ठीक है, तो हमें ऑर्डर बताना है। ठीक है, तो देखो हमें पता है H इज इक्वल टू mc del T। ठीक है, तो H इज डिवाइडेड बाय mc इज इक्वल टू del T, मतलब टाइम इंटरवल, टेम्परेचर डिफरेंस, सॉरी टेम्परेचर डिफरेंस, T2 माइनस T1। ठीक है, तो यहां से अगर हमें T2 चाहिए, हाँ यहां से अगर हमें T2 चाहिए तो T2 क्या आ जाएगा, T1 प्लस H बाय mc। अब तो यहां देखो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए क्या C को स्मॉल होना पड़ेगा, टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए क्या C को स्मॉल होना पड़ेगा, क्या C को स्मॉल, अब मास तो इक्वल है, M तो इक्वल है क्योंकि इक्वल मासेस ऑफ आयरन, वाटर, एल्यूमिनियम एंड मरकरी। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इक्वल मास, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इक्वल मास। तो मास तो क्या है, इक्वल है, हमें सिर्फ C देखना है। तो क्या स्मॉल c के लिए टेम्परेचर ज्यादा होगा, बिल्कुल। तो सबसे कम जो C होता है वो किसका होता है, वाटर का, तो T3 सबसे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद जो C होता है वो होता है एल्यूमिनियम का, तो उसके बाद हो जाएगा T2, फिर उसके बाद आता है आयरन, तो इसके बाद हो जाएगा T4, और सबसे ज्यादा C होता है मरकरी का। तो सबसे कम टेम्परेचर किसका हो जाएगा, मरकरी का। मरकरी कौन से नंबर, T1। तो ये वाला ऑर्डर देखो कौन से ऑप्शन में, T1, T4, T2, T3। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, थोड़ा समझने वाली बात थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहां पर देखते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इफ एन इंसिडेंट रे मेकिंग एन एंगल ऑफ 10 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल इज टू बी रिफ्लेक्टेड परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल से इंसिडेंट हुई किस एंगल पे, 10 डिग्री पे। ठीक है, दिख रहा है साफ साफ, और रेफ्लेक्ट होके प्लेन मिरर से कहां चली गई, इस हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री पर। यानी कि इस हॉरिजॉन्टल और ये रेफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, ये तो साफ साफ हमको दिखाई दे रहा है। ये वाला एंगल कितना है, ये वाला कितना है, 90 डिग्री। ये कौन सी रे है, इंसिडेंट रे, ये कौन सी रे है, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अब क्या क्या पूछ रहा है वो हमसे,
perpendicular to the horizontal by an inclined plane mirror, ये inclined plane mirror से reflect हुई है, then inclination of the plane mirror theta should be, तो हमें ये थीटा बताना है, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, अगर मुझे ये वाला एंगल पता चल जाता है, अगर मुझे ये वाला एंगल पता चल जाता है तो ये वाला एंगल और ये थीटा बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल है, ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल है, तो ये वाला और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां से ध्यान से देखना, अगर मैं यहां पर ये इंसिडेंट एंगल है, ये रिफ्लेक्टेड एंगल, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे है, इनके बीच में बना दूं नॉर्मल, बना दिया क्या, नॉर्मल। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमें पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये क्या, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर हो जाएंगे, ठीक है। पर कितने होंगे, तो देखो यहां से ये कितने एंगल पर, हॉरिजॉन्टल से 10 डिग्री पर, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से कितनी, 10 डिग्री पर। तो ये टोटल एंगल कितना हुआ, 80, क्योंकि ये 90 का है, ये पूरा 90 का है, तो उसमें 90 में से 10 माइनस कर दो तो 80 बचे, यानी कि I प्लस आर कितना हुआ, I प्लस आर कितना हुआ, 80। अब दोनों को इक्वली डिवाइड करना है, क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं, तो ये वाला कितना हो जाएगा 40 और ये वाला भी कितना हो जाएगा 40। बिल्कुल क्लियर है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इस वाली बात में, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो प्लेन मिरर से मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया था, तो क्या ये नॉर्मल इस प्लेन मिरर के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। तो ये 90 में से ये 40 और ये 10, 50 यहां पर बचा, तो ये वाला एंगल कितना बचा, 40। दोबारा देखो ये 90 प्लेन मिरर के, जो ये नॉर्मल है, ये प्लेन मिरर के साथ कौन सा एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। इस 90 डिग्री में से ये 40 और ये 10 मिलके कितने हो गए, 50। तो 90 में से 50 माइनस गए, 90 में से 50 माइनस गए, 90 माइनस 50, 90 माइनस 50 इज इक्वल टू कितना, 40। अब ये वाला एंगल ऑल्टरनेट है, तो क्या ये थीटा भी 40 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो थीटा कितना आ गया हमारे पास, थीटा कितना आ गया 40, जो कि कौन सा ऑप्शन है हमारा, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। बिल्कुल बहुत इजी है, बहुत इजी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। मैथ्स यूज हो रही है, और ये वाला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आप वैसे भी कर सकते हो, जो आपका म्यू साइन आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, म्यू साइन आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और इसको देख के भी कर सकते हो, इसको देख के भी कर सकते हो, ठीक है। कैसे करोगे देख के, अ रे ऑफ लाइट फॉलोज द पाथ एज शोन इन द फिगर एज इट ट्रेवल्स through different media, choose the correct relation regarding refractive index from the given alternatives। ये वाला कौन सा है, μ1, ये वाला कौन सा है, μ1, ठीक है, ये μ1 है, ये μ2 है। अब आप देखो ये 40 डिग्री पर इंसिडेंट हो रही थी, और जब ये रिफ्रैक्ट हुई तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली गई, क्योंकि ये कौन सा, ये कितना हो गया 50, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली गई, मतलब ये म्यू ज्यादा होगा, ये म्यू कम होगा, ये वाला मीडियम डेंसर होगा, ये वाला मीडियम रेयर होगा। सोचो तो किसका म्यू ज्यादा होगा, एक बार सोच के देखो, कमेंट बॉक्स में बताओ, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखो कि अगर ये नॉर्मल से दूर जा रही है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, इट रिफ्रैक्ट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट रिफ्रैक्ट्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अगर ये दूर जा रही है नॉर्मल से, तो किसका म्यू ज्यादा होगा, किसका म्यू ज्यादा होगा, ये वाला तो डेंसर हो जाएगा और ये वाला रेयर हो जाएगा, ठीक है। तो किसका म्यू ज्यादा होगा, ऑब्वियसली म्यू वन ज्यादा होगा, तो म्यू1 ग्रेटर देन म्यू2 यहां लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पर 50 पे है, तो ऑब्वियसली ये वाला भी 50 एंगल होगा, तो ये 50 पे इंसिडेंट हो रहा है, मतलब दोबारा, ठीक है, कहां पर, μ3 में जा रहा है। तो अभी देखो ये 50 पे आया, इंसिडेंट हुआ, लेकिन जब रिफ्रैक्ट हो रहा है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल, कितना एंगल, 30 डिग्री, रिफ्रैक्शन एंगल कितना है, 30 डिग्री, यानी कि टूवर्ड्स द नॉर्मल। कहां डेविएट हो रहा है, इट डेविएट्स टूवर्ड्स द नॉर्मल,
ठीक है, किसकी तरफ झुक रहा है, नॉर्मल की तरफ। तो क्या होगा, क्या अब ये वाला रेयर है तो ये वाला डेंसर हो जाएगा, बिल्कुल। तो क्या μ3 ज्यादा हो जाएगा μ2 से, तो μ3 ज्यादा हो जाएगा μ2 से। समझ में आ रही है बात, μ3 ज्यादा हो जाएगा μ2 से, ठीक है। अभी यहां पर देखो, अब यहां पर अगर मैं नॉर्मल खींचूं तो ये 30 पे आया, ठीक है, ये 30 पे आया, 30 पे आया, और 30 यहां पर देखो, ये बिल्कुल कोई डेविएशन नहीं है, सीधा निकल रहा है, कोई डेविएशन नहीं है, नो डेविएशन। यहां पर μ3 और μ4 के बीच में कोई डेविएशन नहीं है, तो क्या ये सेम मीडियम्स होंगे, बिल्कुल, तभी तो उनका म्यू सेम होगा, तभी तो वो कोई डेविएशन नहीं है, मतलब जैसे आई थी वैसे के वैसे ही निकल गई, जिस एंगल पे इंसिडेंट हुई थी वैसे के वैसे ही निकल गई, कहां तक, μ4 तक। तो क्या μ3 और μ4 एक ही मीडियम है, बिल्कुल, तो दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या एक ही होगा, बिल्कुल, तो μ3 और μ4 सेम हो गए। तो यहां पर देखो क्या आया अभी तक, तो μ1 ग्रेटर देन μ2 लेस देन μ3 और इक्वल टू μ4, ठीक है। उसके बाद ये वापस यहाँ पर 30 से इंसिडेंट हुई, इसके बाद 45 पर निकल रही है, ठीक है, मतलब अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब ये वाला तो डेंसर मान लो और ये वाला को क्या हो जाएगा, रेयर। तो μ4 क्या ज्यादा होगा μ5 से, बिल्कुल, तो μ4 ग्रेटर देन μ5, तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, देखो μ1 ग्रेटर देन μ2, μ1 ग्रेटर देन μ2 फर्स्ट देखें तो, लेस देन μ3 इक्वल टू μ4 ग्रेटर देन μ5, तो क्या फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल मैच हो रहा है, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल मैच हो रहा है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सिंपल था, बिल्कुल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, या फिर आप इसको ना ऐसे इस वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो, ठीक है, बाकी साफ साफ भी दिखाई दे रहा है, वो मैंने आपको इतना एक्सप्लेन किया इसलिए इतना टाइम है, बाकी आप देखोगे तो फटाफट टिक कर दोगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है। नेक्स्ट, मूविंग ऑन, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सैटेलाइट लॉन्च, इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, अगर याद है तो हो जाएगा, याद नहीं है तो नहीं होगा, ठीक है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय COEP, मतलब कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, ऑर्बिटिंग एट अ हाइट ऑफ fill in the blank, is to provide point to point मैसेजिंग सर्विस। तो सैटेलाइट का नाम बताना है और डिस्टेंस बताना है, ठीक है। समर्पण 550 किलोमीटर, ठीक है, संपूर्ण 540 किलोमीटर, स्वयं 515 किलोमीटर, संयम 500 किलोमीटर, तो इसका आंसर हो जाएगा 3, स्वयं 515 किलोमीटर, स्वयं 515 किलोमीटर। मैंने पहले ही बोला इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन था, अगर याद है तो हो जाएगा, याद नहीं है तो नहीं होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट अमीटर शोज डिफ्लेक्शन, कौन से वाले सर्किट में अमीटर में डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। तो पहले फर्स्ट ऑप्शन से देखते हुए चलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में बैटरी है, इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, और यहाँ पर क्या है, स्विच ऑन है, देखो इसमें अगर पॉइंट लगा हुआ है मतलब स्विच ऑन है, ठीक है। तो सर्किट कंप्लीट हो रहा है, तो यहां से करंट जाएगा, तो ऑब्वियसली अमीटर में डिफ्लेक्शन होगा, तो इसमें होगा, ठीक है, क्योंकि अच्छा प्रॉपर सर्किट बना हुआ है, स्विच भी ऑन किया हुआ है, तो डिफ्लेक्शन होगा। अब देखो यहां भी बैटरी है, अमीटर है, यहां से करंट गया, लेकिन स्विच ऑन नहीं है, स्विच क्या है, ऑफ है, तो यहां पर डिफ्लेक्शन नहीं होगा, यहां पर डिफ्लेक्शन नहीं होगा, ठीक है। अब छोटी छोटी चीजें अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप गए, ठीक है। उसके बाद यहां पर देखो सब ठीक है, बैटरी लगी हुई है, अमीटर लगा हुआ है, स्विच भी ऑन है, बट बीच में क्या लगा दिया, रबर, और रबर क्या होता है, इंसुलेटर होता है, उसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होता, तो जब इलेक्ट्रॉन यहां से आगे बढ़ेंगे ही नहीं तो कैसे इसमें करंट फ्लो होगा, कोई डिफ्लेक्शन आएगा, नहीं आएगा, तो यहां पर भी डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। यहां पर तो बैटरी नहीं है, स्विच भी ऑन है पर बैटरी नहीं है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो यहां भी करंट फ्लो नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहां पर करेक्ट हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, in partial reflection and partial refraction of a light from surface of glass slab, कोई ग्लास स्लैब है जिस पे लाइट इंसिडेंट हुई है, उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ है और कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हुआ है, ओके।
if angle of incident 43 डिग्री एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 25 डिग्री, जो कि दिया हुआ है हमें डायग्राम पे, देन द रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे आर डिविएट फ्रॉम द इंसिडेंट रे, यानी कि जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो रिफ्रैक्टेड रे है वो कितनी डेविएट हुई है इंसिडेंट रे से, ठीक है, फ्रॉम द इंसिडेंट रे बाय, हमें दोनों बताना है एंगल, ठीक है। देखो सबसे पहले तो सब भूल जाया करो, ठीक है, ये यहाँ पर नॉर्मल है, ये रे इंसिडेंट हुई 40 डिग्री पर, ये तो रिफ्लेक्शन हो, ये तो रिफ्रैक्टेड रे, ये कौन सी है, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये तो रिफ्लेक्शन हुआ है तो रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, ये कौन सी, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। इसके बाद ये कौन सी हो जाएगी, ये वाली रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। अभी देखो हमें पता है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से ये नॉर्मल से जिस पे इंसिडेंट होती है उसी पे क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है, तो ये 43 है तो ये भी 43 है। मान लो ये ग्लास नहीं होता, ये सेम मीडियम होता, ये दोनों सेम मीडियम होते, तो ये इंसिडेंट रे क्या ऐसे कैसे सीधी निकल जाती, बिना डेविएट हुए, क्या बिना डेविएट हुए सीधी निकल जाती, क्या बिना डेविएट हुए सीधी निकल जाती, बिल्कुल निकल जाती, ठीक है। अभी देखो अगर, लेकिन यहाँ पर ग्लास है और यहाँ पर एयर है, यहाँ पर दूसरा मीडियम है, यहाँ पर दूसरा मीडियम है, तो ये डेविएट हो गई, और कितनी डेविएट हो गई ये हमें बताना है, ठीक है। तो इसका रिफ्रैक्शन एंगल है 25, इसको जाना इधर था लेकिन गई किधर, इधर, जाना तो ये ग्रीन वाली लाइन है, जाना इधर था, बट मीडियम की वजह से ये ब्लू वाली लाइन पे गई, ठीक है। तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएगा ये, ठीक है। ये टोटल एंगल कितना है, अगर सेम मीडियम होता तो 43, लेकिन कितनी डेविएट हो गई, डेविएशन एंगल कितना, 43 माइनस 25, 43 माइनस 25, तो ये कितना हो जाता है 8 और 18, ठीक है। कितने एंगल पे डेविएट हो गई है, 18, जाना तो इसको 43 पे ही था वापस, इस नॉर्मल से 43 पे आई थी, सेम मीडियम होता तो 43 पे ही चली जाती, बट डेविएट हो गई, कितनी डेविएट हो गई, 18 डिग्री डेविएट हो गई, क्यों, क्योंकि 25 तो ये रहा, अब बचा कितना 18, तो इस पे डेविएट हो गई, तो ये तो हमने बता दिया, एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ रिफ्रैक्शन, ये तो हमने बता दिया, ठीक है। सबसे पहले किसका बताना था, रिफ्लेक्शन का, ठीक है, तो ये वाला हमने बता दिया, तो 18 डिग्री यहाँ फिल कर दो। अब हमें ये बताना है कि ये वाली जो रिफ्लेक्टेड रे है ये कितनी डेविएट हुई, जो रिफ्लेक्टेड रे है ये कितनी डेविएट हुई, तो देखो जाना इसको सेम मीडियम होता तो सीधा, ठीक है, अगर कुछ नहीं होता हो, जैसा का जैसा निकल जाती, जैसी आई वैसे की वैसे निकल जाती, तो ये ऐसे जाती जो ये ग्रीन वाली लाइन है, बट अब ये कितनी डेविएट हो गई इससे, ये वाली कितनी डेविएट, बट ये गई कैसे, ऐसे गई, ये जो येलो वाली लाइन है ऐसे गई, तो कितना डेविएशन आ गया इसमें डेविएशन आ गया, इतना डेविएशन आ गया, इतना क्या आ गया इसमें डेविएशन, ठीक है। अब हमें पता है ये जो टोटल एंगल है ये 180 डिग्री है, ठीक है, ये 43 है, ये 43 है, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा 180 माइनस 2 इंटू 43, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल जो हमें डेविएशन निकालना है ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 2 इंटू 43, तो 180 माइनस 686 मतलब ये हो जाएगा 94 डिग्री, तो यहाँ पर आप क्या फिल कर दोगे 94 डिग्री, तो आपका आंसर आ जाएगा 94 और 18, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 94 और 18। बहुत सही था, बहुत सही क्वेश्चन था, ठीक है। आपको सिर्फ डेविएशन बताना था, आप सिर्फ ऐसा समझ लो कि अगर सेम मीडियम होता तो ये इधर चली जाती, अब डेविएट कितना हुई वो हमें बताना था, ठीक है, तो वो हमने बता दिया, ठीक है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 बल्ब्स ऑफ 100 वॉट ईच, ठीक है, 3 बल्ब्स लगे, ठीक है, एक बल्ब कितने वॉट का है 100 वॉट का, ठीक है, पहला एक फैन है, अ फैन ऑफ 1500 वॉट, ठीक है, 1500 वॉट का एक फैन है, ठीक है, तो दूसरी चीज क्या है हमारे पास, एक फैन है, ठीक है, कितने का, कितने वॉट का 1500 वॉट,
ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास, एक इलेक्ट्रिक आयरन है। इलेक्ट्रिक आयरन कितने की, 1100 वॉट, 1100 वॉट की एक इलेक्ट्रिक आयरन। इलेक्ट्रिक आयरन भी लिख देती हूँ, यहीं पे लिख देती हूँ, इलेक्ट्रिक आयरन। ठीक है। हमें क्या निकालना है, 5 आवर्स 7 आवर्स मतलब और 2 आवर्स, मतलब जो बल्ब है उसको हम यूज करते हैं 5 आवर्स डेली, 5 आवर्स डेली। ठीक है। और फैन को हम यूज करते हैं 7 आवर्स डेली, 7 आवर्स डेली। ठीक है। उसके बाद जो इलेक्ट्रिक आयरन है उसको हम यूज करते हैं 2 आवर्स डेली। ठीक है। तो 2 आवर्स डेली इसको यूज करते हैं। हमें क्या बताना है, व्हाट विल बी द टोटल इलेक्ट्रिक कंजप्शन एक्सपेंसेस ऑफ दीज अप्लायंसेस फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। एक महीने का पूरा खर्चा बताना है, एक महीने का क्या बताना है, पूरा खर्चा बताना है। द इलेक्ट्रिक कंपनी चार्ज 5 रुपीज पर यूनिट। जो इलेक्ट्रिक कंपनीज है वो 5 रुपए पर डे चार्ज कर रही है, तो आपको पूरा खर्चा बताना है। ठीक है। 5 रुपीज एक यूनिट का चार्ज करती है, 5 रुपीज पर यूनिट चार्ज करती है। तो 30 डेज का कितना चार्ज करेगी, 30 डेज का जो भी यूनिट्स निकलेगा उसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले यूनिट्स निकाल लेते हैं। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं आपसे बल्ब की, तो हमारे पास कितने बल्ब है, हमारे पास कितने बल्ब है, 3 बल्ब है। ठीक है। कितने वॉट के, 100 वॉट के। ठीक है। इसको हम कितने आवर्स चलाते हैं, 5 आवर्स चलाते हैं, डिवाइडेड बाय 100। तो ये तो एक दिन में यूनिट आया। अब हमको क्या निकालना है, 30 डेज में। ठीक है। 30 डेज में कितने, तो ये यूनिट आ गए। ठीक है। 30 डेज में कितने यूनिट निकलेंगे, उससे भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये रुपीज आ गए। एक दिन में इतना खर्चा, तो पूरे 30 डेज में कितना खर्चा हो गया, 30 से मल्टीप्लाई कर दो। पूरे 30 डेज में कितना खर्चा हो जाएगा, उससे 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। और कितने रुपीज पर यूनिट लग रहा है, 5। ठीक है। तो बल्ब का अकेले का महीने में कितना खर्चा हो गया, ये 1000 से करते हैं इसको, 1100। ठीक है। 0 to 0, तो ये कितना आ गया, 5 to 25, 75। और ये हमारे पास आ गया 225 रुपीज महीने का। अकेले बल्ब का कितना खर्चा है, 225 रुपए। अब बात करते हैं फैन की। हमारे पास एक फैन है, ठीक है, 1500 वोल्ट का, 7 आवर्स चलाते हैं डेली, तो कितने यूनिट 30 डेज में जाएंगे, 30 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। अब ये यूनिट आ गए एक दिन में। ठीक है। अभी अपन को कितने रुपीस पर यूनिट देने, 5 रुपीज पर यूनिट देने। कितने रुपीस पर यूनिट दे रहे हैं, 5 रुपीज। तो ये तो यूनिट आ गए। अब अपन को इससे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा खर्चा आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है। अब हमें यहाँ पर 0 0 0 0 कट हो गया, ये 0 से ये 0 कट हो गया, 15 इंटू 15 और 7, तो ये हमारे पास आ जाएगा कुछ 1575 रुपीज, 1575 रुपए। कितने रुपए लगे, 1575 रुपए। ठीक है। उसके बाद एक हमारे पास क्या थी, इलेक्ट्रिक आयरन। ठीक है। कितने की, 1100 वोल्ट की, और कितने आवर्स चली, 2 आवर्स। तो इसको देखो, एक इलेक्ट्रिक आयरन 100 वॉट, कितने आवर्स चला रहे हैं, 2 आवर्स। तो 30 से पूरे महीने में कितने यूनिट निकलेंगे, और कितने रुपए लग रहे हैं, 5 रुपए पर यूनिट। ठीक है। डिवाइडेड बाय 1000, 0 0 0 0 0 0, तो 630। तो ये कितना हो जाएगा, 330, 330 रुपीज, 330 रुपीज। कितना हो गया, 330 रुपीज। ये हमारा टोटल खर्चा आ गया। क्या क्या खर्चा किया, बल्ब में हमने महीने का कितना, 225 रुपए, बल्ब का महीने का कितना, 225 रुपए, फैन का कितना, 1575, और इसका इलेक्ट्रिक आयरन का कितना, 330, इलेक्ट्रिक आयरन का कितना, 330। तीनों का सम कर दो तो टोटल क्या आ जाएगा, हमारे पास बिल आ जाएगा जो महीने का है, कितना आ जाएगा, 2130 रुपीज। टोटल कितना खर्चा आ जाएगा, हमारा महीने का जो बिल आएगा वो कितने का आएगा, 2130 रुपीज। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है।
तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया यहाँ पर हमारा? थर्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द सर्किट डायग्राम शोन इन द फिगर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम, अक्रॉस 3 ओम, 3 ओम के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो कितना है? 10 वोल्ट, यानी इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो है 10 वोल्ट। मैच ऑफ द फॉलोइंग 2 कॉलम्स। अब देखो हमें पता है कि अगर ये दोनों पैरेलल में लगे हैं तो वोल्टेज सेम रहता है, करंट डिफरेंट होता है। अगर ये सीरीज में लगे होते तो करंट सेम होता, वोल्टेज अलग अलग होता, ठीक है। तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो पोटेंशियल सेम कितना? 10 वोल्ट इसका है, तो इसका कितना हो जाएगा? 10 वोल्ट। तो 6 ओम का भी कितना हो जाएगा? 10 वोल्ट, ठीक है। और अब बात करते हैं, अगर यहाँ 10 ओम है, यहाँ पर 10 वोल्ट है, यहाँ पर 10 वोल्ट है, ठीक है। तो यहां से हम करंट निकाल सकते हैं कि कितनी जा रही होगी, करंट निकाल सकते हैं ना कितनी जा रही होगी। यहाँ इस वाले में से करंट कितनी गई? 10/3 एम्पियर, और इस वाले में से करंट कितनी गई? 10/3 एम्पियर, यानी टोटल करंट गई 5 एम्पियर और 10/6 वोल्ट, ठीक है। तो टोटल करंट यहाँ पर नेगेटिव है बैटरी का, तो इधर जा रही होगी और इधर से टोटल करंट कितना आ रहा होगा? 5 एम्पियर, क्योंकि KCL के अकॉर्डिंग जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा। इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, किरचॉफ करंट लॉ, ठीक है। उसके बाद 5 एम्पियर चला, 5 एम्पियर चला, 8 वोल्ट आया यहाँ पर, ठीक है। तो हमें पता है V इज इक्वल टू IR, तो 5 × 8 यानी कि इसके पास कितना वोल्ट है? 40 वोल्ट। तो 8 वाले के पास तो कितना हो गया? 40 वोल्ट, ठीक है। तो 3 को तो सेकंड से मिलाना है हमको, ठीक है। सेकंड के लिए क्या हो गया? 3, ठीक है। उसके बाद 6 ओम का भी बता दिया हमने 10 वोल्ट। तो फोर्थ का क्या हो गया? फोर्थ का क्या हो गया? 10 वोल्ट, ठीक है। अब उसके बाद यहां देखो ध्यान से, अगर ये दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, वही पोटेंशियल किसका होगा? इन दोनों का होगा। इक्विवेलेंट का भी वही होगा और ये दोनों पैरेलल में लगे हैं तो वही सेम पोटेंशियल होगा। तो कितने हो गए इनका? आर इक्विवेलेंट कितना हो गया इनका? देखो इन दोनों का आर इक्विवेलेंट कितना हो गया? 12 × 4 डिवाइडेड बाय 16, 12 + 4। तो 4 से 16 कट हो गए 4 टाइम्स, 4 से 12 कट हो गए कितने टाइम्स? 3 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पर 3 टाइम्स सही है, 4 टाइम्स और ये कट गए 4 टाइम्स, 3 टाइम्स, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया? आर इक्विवेलेंट कितना आ गया? 3 ओम। आर इक्विवेलेंट कितना आ गया? 3 ओम। अब यहाँ पर देखो 5 एम्पियर का करंट गया था, ये 5 एम्पियर का करंट गया था, तो यहाँ पर करंट इधर कितनी जाएगी? इधर कितनी जाएगी? 3 ओम रेजिस्टेंस है टोटल कितना है? 3 ओम। तो कितना वोल्टेज हो गया? V इज इक्वल टू IR, I कितना? 5, R कितना? 3, तो 15 वोल्ट। V इज इक्वल टू IR, I कितना? 5 और R कितना? 3, तो कितना हो गया? 15 वोल्ट। कितना हो गया? 15 वोल्ट। तो इसके पास भी कितना होगा? 15 वोल्ट। इसके पास भी कितना हो गया? 15 वोल्ट, ठीक है। तो हमसे 4 ओम में पूछा है, कितना हो जाएगा? 15 वोल्ट, यानी कि थर्ड वाले को किससे मिलाना है? सेकंड वाले से। अब तो फिर बचा हुआ है वो निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सेकंड वाले से। तो बचा हुआ उसको निकालने की जरूरत नहीं है। तो ए बी में कितना पोटेंशियल हो जाएगा? टोटल 65, यानी कि फर्स्ट, यानी कि फोर्थ किससे मिल जाएगा? फर्स्ट से। तो देखो फर्स्ट फोर्थ से, सेकंड थर्ड से, और थर्ड सेकंड से, और फोर्थ फर्स्ट से। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। इजी था, थोड़ा सा आपको देखना था। आपको अगर थोड़ी चीजें पता है, जैसे KCL पता है, उसके बाद आपको ये चीज पता है कि मेन पैरेलल, अगर ओम रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो उनमें जो पोटेंशियल है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। और सीरीज में लगे हुए हैं तो करंट सेम रहेगा बट पोटेंशियल क्या होगा? अलग अलग होगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये थे हमारे महाराष्ट्र के PYQs, जो महाराष्ट्र स्टेट का NTSC उसके PYQs, ठीक है। तो आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। Thank you so much.